Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Weather and Climate. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with atmospheric pressure. So student, air has weight. ये हम सब जानते हैं कि air का weight होता है. Atmosphere exerts its weight as pressure. एटमॉस्फेयर अपनी वेट का जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, हवा के अंदर क्या है, वेट है स्टूडेंट. तो ये जो वेट है अर्थ सरफेस पे किसकी तरह काम करता है बच्चा? प्रेशर की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? प्रेशर की तरह. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग समझ में आ गया होगा. अब मैं जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगी वो आप अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में लिख लें. क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको इजीली लर्न हो जाएगी. द प्रेशर exerted by the weight of atmosphere, the pressure exerted by the weight of atmosphere on the earth surface is called atmospheric pressure. तो ये डेफिनेशन आपको लर्न हो जानी चाहिए स्टूडेंट यहीं पे. द प्रेशर exerted by the weight of atmosphere on the earth surface is called atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर का जो वेट है स्टूडेंट, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई बात समझ में? क्या ये डेफिनेशन लर्न कर लेंगे आप सब? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चलो तो ये डेफिनेशन लिख ली होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट, द वेट ऑफ एन एयर कॉलम, एक एयर कॉलम का वेट स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द अर्थ इज मोर देन 1 किलोग्राम. सो स्टूडेंट, आपको भी पता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का जो कॉलम रहेगा उसमें एयर ये जो कॉलम है इसमें एयर 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा वेट होता है. ठीक है, 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा वेट होता है. फिर से पढ़ें हम. द वेट ऑफ एन एयर का वेट कितना होगा एक कॉलम में? स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर. 1 जैसे ये बनाया स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर हमने क्या बना दिया? ये पूरा ऊपर तक बनाया. ठीक है, इसमें 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा वेट होता है. मतलब इस इधर पे जितनी भी एयर होंगी इनका वेट 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है. चलो, समझ में आ गया? एक बॉक्स नीचे रखो और उस बॉक्स को क्यूब बना के उसकी हाइट बढ़ाते जाओ. तो 1 सेंटीमीटर एरिया जो अर्थ का है उसमें जो एयर रहेगी उसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा होगा. मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल, अगर मीन सी लेवल की बात करें, इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और 1013 मिली बार पैरोमीटर. तो स्टूडेंट ये बात रखो, जहाँ पर मीन सी लेवल होता है इस मीन सी लेवल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1013 मिली बार. कितना होगा? 1013 मिली बार. और अगर हम मरकरी कॉलम की बात करें तो ये होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. मरकरी कॉलम का कितना होगा? 76 सेंटीमीटर. पर आप लोग ये याद रखेंगे कितना प्रेशर होता है मीन सी लेवल में? 1013 मिली बार. अच्छा, मरकरी कॉलम में हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और बैरोमीटर में हम मिली बार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिखते हैं. आई बात समझ में? तो दो इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर सकते हो. एक मरकरी कॉलम का यूज़ कर सकते हो जिसमें सेंटीमीटर्स में मिलेगा, दूसरा बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हो जिसमें मिली बार में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा. दोनों लर्न कर लेना. मरकरी कॉलम में 76 सेंटीमीटर है, बैरोमीटर में 1013 मिली बार है. स्टूडेंट, मीन सी लेवल का अगर आपको क्या दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है. इट मीन्स ये वेरी करेगा हर जगह. नहीं तो हम बोल सकते थे कि ओवरऑल ये 1013 मिली बार है. इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मीन सी लेवल पे ये इतना है. इट मीन्स ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. और ये प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करेगा स्टूडेंट? टेम्परेचर ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव मीन सी लेवल. मीन सी लेवल से कितनी हाइट पर वो प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या है, वहाँ पर एयर का टेम्परेचर क्या है, ये सारे फैक्टर डिस्क्राइब और डिफाइन करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. चलो,
द एयर विच रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, वो एयर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है, एक्सपांड ऑन मीन हीटेड, जब उसको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो वो एक्सपांड कर जाएगी, ठीक है। और जब वो क्या करेगी, कोल्ड होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। चलो, तो थोड़ा सा पहले हम एक्सपांड को ही डिस्कस करते हैं कि जो हमारी अर्थ के आसपास, अर्थ सरफेस पे जो एयर है बच्चा, वो जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो वो एक्सपांड करेगी, एक्सपांड करेगी तो वो वेट में लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो वो अपवर्ड राइज कर जाएगी, अपवर्ड मूव कर जाएगी, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। चलो, द एयर विच रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, वो एयर जो अर्थ सरफेस पे रहेगी वो हीट होने पे एक्सपांड कर जाएगी और लाइट हो जाएगी। अब लाइट हो जाएगी तो अपवर्ड राइज कर जाएगी और उस पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इसके अपोजिट बात करें तो जो कोल्ड एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, हैवी हो जाती है, हैवी हो जाती है तो वो सेटल डाउन, यहीं पे सेटल हो जाएगी, ठीक है। दिस क्रिएट एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ लाइट होगी और लाइट होके ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट, एक वैकेंसी क्रिएट कर जाएगी। तो दो कंडीशन हो सकती हैं स्टूडेंट, ये दो सरफेस रहे अर्थ के, तो एक अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा हीट मिली तो यहाँ की जो हवाएं थी वो लाइट हो गई वेट में, क्योंकि वो गर्म हो गई तो वो अपवर्ड राइज कर गई, अपवर्ड राइज कर गई तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। पर यहाँ पर लाइट ना मिलने की वजह से और दूसरे रीज़न से भी विंड कैसी हो गई बच्चा, ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई, कोल्ड हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब हीट होती हैं तो एक्सपांड करती हैं और जब कोल्ड होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी, हैवी हो जाएंगी और यहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगी, यहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगी और हाई प्रेशर का एरिया बना लेंगी। तो गर्म हवाएं बनाती हैं लो प्रेशर का एरिया और ठंडी हवाएं बनाती हैं हाई प्रेशर का एरिया। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आई होंगी। चलो, द टेंडेंसी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ दैट, क्या है टेंडेंसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वहाँ पर भी ये डिक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, जो मॉइस्ट एयर होती हैं स्टूडेंट वो कम प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। द अर्थ रोटेशन मोडिफाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और अर्थ का जो रोटेशन है वो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर देता है। तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? चलो, पहला पॉइंट आप लोग लर्न करेंगे कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड हाइट पे जाओगे तो भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज मिलेगा, कम मिलेगा। मॉइस्ट एयर कम प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। और मॉइस्ट एयर कब होंगे स्टूडेंट, जब गर्मी ज़्यादा होगी जब भी तो पानी एवापोरेट होकर एयर के साथ मिलेगा, इट मीन्स गर्मी है तो हवा लाइट होगी वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। ड्राई एयर मतलब मॉइस्चर है ही नहीं, सूखी हवाएं हैं। सूखी हवाएं क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है, तो जो ठंडी हवाएं होती है वो ज़मीन पे रेस्ट कर जाती हैं। द अर्थ रोटेशन मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और अर्थ का जो रोटेशन है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट ये हाईएस्ट होता है मीन सी लेवल पे। मीन सी लेवल पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। पर माउंटेन्स पे जो एयर की डेंसिटी होती है, थिकनेस होती है, वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी ही नहीं है, थिकनेस ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी कम हो जाता है। माउंटेन्स पे एयर की थिकनेस डेंसिटी कम होने की वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है, पर मीन सी लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, ये रहा मीन सी लेवल, ठीक है। अब ये मीन सी लेवल पर ये हमने पहले ही पढ़ाया था, मैंने ऐसे करके अभी आपको एक डायग्राम बना के बताया था ना, ये कॉलम बना के बताए थे कि इसमें एक एयर कॉलम में 1 स्क्वायर किलोमीटर के 1 kg से भी ज़्यादा वेट होता है। तो अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहाँ पर हवाएं इतनी भरी हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस लेयर के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा होगा। सपोज करो आप यहाँ पर हो, चलो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, चलो हम बोल दें कि ये राम है, तो राम के ऊपर जब इतने सारे लोग होंगे बेटा,
तो राम को बहुत ज़्यादा वेट लग रहा होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं। या हम बात बताएं, जब वो मटकी फोड़ की प्रतियोगिता करते हैं ना, तब देखो ये जो बंदा सबसे नीचे है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता होगा, तभी तो हम छोटे छोटे पतले पतले लोगों को और ज़्यादा ऊपर पहुंचाते हैं। तो इस मीन्स राम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं। पर यहीं पर अगर श्याम है, कौन है बच्चा, यहाँ पर श्याम है, तो श्याम के ऊपर तो सिर्फ इतने से लोग हैं ना बेटा, तो श्याम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि राम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा? ज़रा थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो और बताओ। राम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको इतनी सारी एयर का प्रेशर लेना पड़ रहा है, और श्याम के ऊपर सिर्फ इतनी सी एयर है, इतनी सी एयर है, तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। तो क्या अब तुम्हारी बुद्धि में ये सीधी सी बात गई कि मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, कॉलम बहुत बड़ा हुआ है। पर जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, अभी इस हाइट पे अगर हम पहुँचे, तो इस हाइट पे तो और कम होगा। समझो यहाँ पर सीता है, तो सीता के ऊपर तो प्रेशर और कम होगा, क्योंकि इनका तो यहाँ तक प्रेशर लग रहा है, सीता जी के ऊपर तो यहीं तक प्रेशर लगेगा। तो क्या बात समझ में आ गई कि जितनी ज़्यादा हाइट पे आप जाओगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। प्रेशर समझ में आ गया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए बेटा इससे तो अब आपको, क्योंकि इसको इतना सारा प्रेशर मिल रहा है, इतनी सारी हवाएं इसके ऊपर भरी हुई है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। यहाँ थोड़ी सी कम और यहाँ बिल्कुल कम। चलो अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, तो हो सकता है तुम्हें दिमाग में कुछ जाए। लॉन्गर एयर कॉलम, ये जो एयर कॉलम है ये इतना लॉन्ग है। हाईली कंप्रेस्ड एंड हाईली डेंस एयर, यहाँ पर हाईली कंप्रेस्ड, और किसी के ऊपर जब हम वेट रखते हैं तो वो कंप्रेस भी होता है ना, दबता भी है, तो हाईली कंप्रेस्ड और हाईली डेंस एयर होगी। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कॉलम है, एयर कॉलम है, वो इतना सा है, ये हाइट इतनी है और ये हाइट सिर्फ इतनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस कंप्रेस इज लेस डेंस एयर, यहाँ पर गैस कंप्रेस भी नहीं होंगी और डेंस भी नहीं होंगी। फिर एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज 36 MB पर 100 मीटर, 36 MB कम हो जाता है पर 300 लिखा है, 100 लिखा है, पर 300, ठीक है। तो पर 300 मीटर बेटा जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 36 MB से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कम मिलेगा। आई बात समझ में? और इससे तो समझ में आ ही जाना चाहिए बेटा। चलो हाँ अब स्टूडेंट, एक बात ये भी रहेगी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अर्थ की सरफेस पे सेम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा सेम? क्योंकि अनइक्वल हीटिंग है, ठीक है। क्या हमारी अर्थ का हर सरफेस इक्वल अमाउंट में सन रेज को रिसीव कर पा रहा है? इंसोलेशन का क्या पूरी अर्थ के ऊपर सेम अमाउंट है? नहीं है स्टूडेंट, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम नहीं होगा at the atmosphere. Okay, normally the atmospheric pressure should increase from equator towards the pole. आप इक्वेटर से जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इंक्रीज मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? हमने पहले ही बात की कि जहाँ पर भी हीट या इंसोलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर एक्सपांड करेंगी, जैसे ही वो हीट अप हो जाएंगी वो राइज कर जाएंगी और लो प्रेशर क्रिएट कर देंगी। आए बात समझ में? पर क्योंकि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हो इंसुलेशन कम होता है, हीट एनर्जी कम रिसीव करते हैं ये एरियाज़ बिकॉज ऑफ स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। तो इन एरियाज़ पे बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोल्ड एयर होती हैं वो डेंसर होती हैं, वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पर हर केस में ये सही नहीं होगा, बट इट इज़ नॉट सो। एट सम प्लेसेस इट इज़ मॉडिफाइड बाय अर्थ रोटेशन, कुछ सरफेसेस पे अर्थ के मॉडिफिकेशन ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, अर्थ के रोटेशन ने इसको मॉडिफाई किया है। At some places it is modified by earth rotation. There are 7 major pressure belts on earth. अर्थ के ऊपर आपको 7 major pressure belts मिलेंगे और ये continuous नहीं है। The 7 pressure belts are as follow. तो पहले बात तो स्टूडेंट देखो, हमने क्या बोला कि शुड मतलब चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप पोल्स से पर जाएंगे इक्वेटर से, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बच्चा? बढ़ जाना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। पर ऐसा हर जगह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कुछ केसेस में अर्थ का रोटेशन मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। हमारी अर्थ के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, हमारी अर्थ के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। हाउएवर दीज आर नॉट कंटिन्यूस, पर ये कंटिन्यूस नहीं है स्टूडेंट। देखो मैंने क्या बोला आपको कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, यही बोला।
क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि जो हीट है वो यहाँ पर स्लांटिंग रेज रिसीव हो रही हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रेज रिसीव हो रही हैं। और मेरा नॉर्मली कहना ये है कि जैसे ही हवा गर्म होगी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। बट इट इज़ नॉट सो, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चों? क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे जो अर्थ का रोटेशन है ये कई बार कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है इस सोच में। अब वो मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे। पहला बेल्ट हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होता है, तो हवाएं गर्म होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी और क्या क्रिएट कर देंगी? लो प्रेशर। ये कहाँ तक होता है? 0 to 5 नॉर्थ, 0 to 5 साउथ। आई बात समझ में? ये जो बेल्ट है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। चलो दिखा दूँ मैं आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर और ये रहा 5 साउथ, ये 5 नॉर्थ। तो ये जो बेल्ट है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये डायरेक्ट रेज ऑफ सन को रिसीव करता है। इंसुलेशन का अमाउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। चलो अब चले, सेकेंड बेल्ट हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड 30 to 35 लैटिट्यूड। अच्छा, दोनों ही हेमिस्फीयर में, भले ही नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, 30 से 35 लैटिट्यूड पे जो बेल्ट बनेगा उसको आप बोलोगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है? नॉर्थ में भी, नदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा। अब हम देखते हैं। चलो, ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक जो बेल्ट बनेगा इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे। अब हाई प्रेशर क्यों बोलेंगे बच्चा? ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, यहाँ से जब हवाएं लाइट हुई, ये उड़ के ऊपर गई, तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जाती हैं बच्चा? ट्रोपोपॉज तक पहुँचेंगी। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती जाएंगी, तो हमने वैसे ही पढ़ा कि ऊपर जाते 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 तक ये ठंडी हो जाएंगी। यहाँ से गर्म थी तो ऊपर जा रही थी, अब ऊपर जाते 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 ये क्या हो गई बच्चा? ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो ट्रोपोपॉज के आगे ही नहीं जाती है, ट्रोपोपॉज से ये वापस आने लगती हैं। तो स्टूडेंट ये वापस आ जाएंगी हमारे अर्थ के ऊपर, पर गरम गरम वापस नहीं आएंगी स्टूडेंट, ठंडी होके वापस आ रही हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ वापस आ रही हैं ऊपर से, यहाँ पर भी कुछ एयर तो होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा ये पूरा खाली होगा। यहाँ पर जब ये वापस आ रही है, ऑलरेडी यहाँ एयर है, ये एयर और वापस आ रही हैं, और ये कैसी आ रही हैं? कोल्ड होके वापस आ रही हैं। तो ये क्या करेंगी बच्चा? इस एरिया में एयर के प्रेशर को बढ़ा देंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एयर है और एयर ऊपर से ठंडी होके नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ क्या करेंगी? ये कोल्ड एयर एयर प्रेशर को बढ़ा देंगी। तो जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर। तो क्या हाई प्रेशर समझ में आया बेटा? देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठी तो ये सिर्फ कहाँ तक पहुँचेंगी? ट्रोपोपॉज तक पहुँचेंगी। ठीक है? ट्रोपोपॉज में जाकर धीरे धीरे जैसे ही ऊपर की तरफ जाती जाएंगी ये ठंडी होती जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम। जितनी हाइट पर आप जाओगे टेम्परेचर कैसा, एयर का प्रेशर टेम्परेचर कैसा होता जाएगा बेटे? कम हुआ, कम। तो ये ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो इसके ऊपर तो इन्होंने जाना नहीं है, ये वापस आई तो ये वापस किस डिग्री पे गिरती हैं? 30 से 35 के बीच में गिरती हैं। ऊपर से ये ठंडी हो गई, ये ठंडी हवाएं जब नीचे की तरफ आएंगी, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ एयर हो गई, तो अब एयर डबल हो गई, डबल हो गई तो और ठंडी भी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चा? हाई प्रेशर एरिया। तो 30 से 35 क्या मिलेगा आपको? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। क्या इतनी दोनों प्रेशर बेल्ट क्लियर है? ये लो प्रेशर भी और ये हाई प्रेशर भी हो ही जाना चाहिए लालू। इसके बाद जो बेल्ट आएगा वो बेल्ट है स्टूडेंट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। कौन सा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 60 से 70 के बीच में मिलेगा, दोनों ही हेमिस्फीयर में। अब सब देखो, फिर से प्रॉब्लम आ गई कि भाई आप इक्वेटर से थोड़ा सा आगे गए तो तुम्हें मिल गया हाई प्रेशर बेल्ट, तो जबकि मैडम तो शुरुआत में बोल रही थी जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है? नहीं, प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाई प्रेशर होता जाएगा। तो ये तो ठीक है कि हम इक्वेटर से ऊपर गए हमें मिल गया हाई प्रेशर, यहाँ तो मैडम बिल्कुल सही थी। पर थोड़ा सा और ऊपर गए तो हमने देखा ओ माय गॉड यहाँ लो प्रेशर, मतलब मैडम गलत बोल रही थी कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये बात तो यहाँ गलत हो गई, यहाँ तो हाई प्रेशर है, ये मैडम ने सही बोला, पर यहाँ लो प्रेशर कैसे हो गया भाई? तो अब हम वही पढ़ेंगे कि यहाँ पर लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ। चलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ ही जाएगा। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, ये पोल्स से आने वाली हवाएं ठंडी होंगी कि गर्म होंगी?
बताओ छोटी, बताओ। ठंडी होंगी ना, बहुत ठंडी होंगी। तो ये पोल्स से आने वाली हवाएं जो हैं ये कैसी हैं? ठंडी हैं। ये कहाँ पर आ रही हैं? सब पोलर रीजन में आ रही हैं। तो स्टूडेंट, पोल्स पे जो हवाएं हैं वो कैसी होती हैं? ठंडी। तो नॉर्थ पोल पे जो हवाएं होती हैं वो साउथ की तरफ चलती हैं, मतलब ये नॉर्थ पोल से जो हवाएं होंगी वो साउथ की तरफ चलेंगी, और साउथ पोल पे जो हवाएं होंगी वो किसकी तरफ चलेंगी? नॉर्थ की तरफ चलेंगी। ये फैक्ट है जो आपको लर्न करना है। नॉर्थ पोल से जो कि बहुत ही डेंस ठंडा एरिया है, वहाँ से जो एयर मूव करेगी वो किसकी तरफ करेगी बच्चा? साउथ की तरफ मूव करेगी। और साउथ पोल से जो एयर मूव करेगी वो नॉर्थ की तरफ करेगी। ये मूवमेंट दिख गई आपको? चलो, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो इंसोलेशन है ही नहीं बच्चा, बहुत कम टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर है। आगे बात समझ में? चलो, अब हमको समझना जो है वो है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। तो देखो स्टूडेंट, पहली हवाएं यहाँ पर, पहली हवाएं इस जगह पर कहाँ से आ रही हैं? इस पोल से आ रही हैं ना। चलो, अब दूसरी हवाएं कहाँ से आएंगी वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। वो कैसे समझोगे तुम? कि सब ट्रॉपिकल रीजन, सपोज इसको मान लेते हैं हम कि यहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जहाँ पर इक्वेटर से उड़ी हुई हवाएं वापस गिर रही हैं। तो बेटा ये अगेन, अच्छा चलो फिर से बनाती हूँ, जरा ध्यान रखना, मैं आधी अर्थ को बना रही हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हवा उड़ी, ऊपर गई लाइट होके, तो वो कहाँ गिरी बच्चा? 30 से 35 पर गिरी। समझ में आ गया? अब ये जो 35 पर गिरी ठंडी होकर, ये भी दो ब्रांचेस बना लेती हैं। एक जाती है बेटा किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। जितनी हवाएं उतनी हवाएं तो है ना बेटा, ये यहीं के यहीं रहेंगी। तो ये गर्म होके ऊपर की तरफ गई, ठंडी होके नीचे आई। एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ गया और एक ब्रांच किसकी तरफ गया बच्चा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ गया। अब देखो, एक ब्रांच इसकी तरफ जा रही है जो भी ठंडी है, फिर हमारे नॉर्थ पोल से भी हवाएं आ रही हैं जो कि ठंडी हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये टेम्परेचर की वजह से नहीं बनता, और ना ही ये वार्म एयर की वजह से बनता है। इसका बनने का सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये हवा इकट्ठी हो जाती हैं कि ये आपस में कन्वर्ज कर जाती हैं, और कन्वर्ज करके ऊपर उठ जाती हैं। क्या बात समझ में आई? तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ये लो प्रेशर बनने के पीछे नहीं तो वार्म एयर रिस्पॉन्सिबल है, ना ही तो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है स्टूडेंट, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठी होती है, यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं और यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, तो ये आपस में आके कन्वर्ज होके ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। फिर से समझने की कोशिश करना। देखो, ये रहा हमारा इक्वेटर, आप सबको पता है इक्वेटर पे क्या बना है? लो प्रेशर बेल्ट। क्या बना है बच्चा? लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, इससे हवाएं ऊपर गई, कहाँ तक पहुंची? मैक्सिमम ट्रोपोपॉज तक पहुंची। ट्रोपोस्फीयर क्रॉस करती है, सिर्फ ट्रोपोपॉज तक जाएगी, ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं जाएंगी। ट्रोपोपॉज से ये वापस आई, ये वापस आके कितनी डिग्री पर गिर गई? 30 डिग्री, 30 से 35 तक गिर गई। अब गिरने के बाद बच्चा, ये जो हवाएं ये यहीं थोड़ी रहेंगी, फिर से फ्लो करेंगी। तो इसकी एक ब्रांच आती है इक्वेटर की तरफ और दूसरी ब्रांच जाती है सब ट्रॉपिकल, ये नहीं सॉरी, सब पोलर लो की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाती है। ऊपर से यहाँ पर है बच्चा पोल, नॉर्थ पोल से जो हवाएं जाएंगी वो साउथ पोल की तरफ जाएंगी, साउथ पोल से जो हवाएं हैं वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो इनका मूवमेंट नॉर्थवर्ड हो रहा है, साउथवर्ड हो रहा है। यहाँ से भी हवाएं इसकी तरफ जा रही हैं, तो बेटा यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज होंगी और यहाँ पर क्या क्रिएट कर देंगी? लो प्रेशर। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है आपको तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ये हम विंड प्रेशर बेल्ट पर ही बना लेंगे। चलो, सब पोलर हाई बेल्ट समझ में आ गया, क्योंकि इंसुलेशन होता ही नहीं है तो हवाएं कैसी होती हैं बेटा? बहुत ज़्यादा ठंडी, और ठंडी से बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये किसकी तरफ चलेंगी? पोलर से जो हवाएं हैं वो किसकी तरफ चलेंगी? साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल में चलेंगी नॉर्थ की तरफ। और हाई प्रेशर क्यों है यहाँ पर? क्यों है यहाँ हाई प्रेशर? क्योंकि यहाँ इंसुलेशन ही नहीं है। चलो, तो पहले हम 3 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड। ये 3 एलिमेंट्स हैं किसके? वेदर के। फिर पूछा है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन सेम वाइल वेदर कीप्स चेंजिंग। तो राइट बच्चा, वेदर चेंज होता रहता है और क्लाइमेट सेम रहता है। फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। एन एरिया ऑफ
प्रेशर इज़ क्रिएटेड बाय वार्म एयर, वार्म एयर हमेशा लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। नेम द प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ, तो पहला का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर पोलार सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, फिर पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। फिर से लिख दूँ क्या एक बार, देख प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो हम प्रेशर बेल्ट में पहला प्रेशर बेल्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर हम पढ़ेंगे सब पोलार लो प्रेशर, फिर हम पढ़ेंगे पोलार हाई प्रेशर, ठीक कोई बात। नाउ स्टूडेंट विंड्स, विंड्स देखेंगे अब हम लोग। द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ एयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जगह जगह पे प्लेस टू प्लेस प्रेशर कम और ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से कौन मूव करती है बच्चा, एयर। और हमेशा एयर हाई प्रेशर एरिया से किसकी तरफ मूव करती हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। ये बिल्कुल गांठ बांध लेना, इस बात को बिल्कुल लर्न कर लेना। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, और लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा बच्चा, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो एयर वार्म होगी, वार्म होगी तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, तो जगह खाली छोड़ देंगे, उस खाली जगह को भरेंगी हमारी हाई प्रेशर से आने वाली हवाएं, और जो हवाएं चलेंगी इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड। तो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट, जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है एयर की, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एयर करंट। विंड हमेशा हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। अब स्टूडेंट जो बात आपको दूसरी लर्न करनी है वो ये है कि विंड्स आर नेम्ड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो, जहाँ से हवाएं चलना चालू होती हैं। सपोज करो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, वेस्ट से हवा चल के ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसका नाम बेटा क्या होगा, वेस्टर्ली। क्या होगा, वेस्टर्ली। क्यों, क्योंकि इसने चलना किसकी तरफ से चालू किया, वेस्ट की तरफ से। हाई बात समझ में। तो जहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं उसका नाम उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। अगर कोई विंड है जो वेस्टर्न साइड से ब्लो कर रही है तो उसे वेस्ट विंड बोलेंगे या वेस्टर्ली बोलेंगे। चलो, ड्यू टू अर्थ रोटेशन बच्चा, जैसे क्योंकि अर्थ कंटिन्यू रोटेट करती जा रही है तो विंड भी डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। हवाओं को चलना अगर ऐसा है और वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, कहाँ चल रही है बच्चा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, तो वो कहाँ डिफ्लेक्ट करेंगी, अपने राइट में। कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, अपने राइट में। देखो कैसे, ये रहा हमारा इक्वेटर से चलाना चालू करती हूँ, तो इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई हवा चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ से यहाँ चल रही है, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अपने राइट में। इसका राइट कौन सा होगा, ये होगा ना। तो हवाएं कैसी चलेंगी, ऐसी, कि गलत बोल रही हूँ, ये देखो बेटा, इस हवा को चलना था ऐसे पर ये डिफ्लेक्ट हो गई है। आई बात समझ में, आ गया ना। चलो, हवा किस डायरेक्शन से चल रही है, अब जैसे वेस्ट से चल रही है बेटा, तो वेस्ट से चलेगी तो ये अपने राइट में हुई तो किस तरह मूव कर जाएगी, ऐसे। अगर ये ईस्ट से चलना चालू हुई तो चलना चाहिए था कैसे, पर ये अपने राइट में मूव कर गई, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका ओरिजिन ईस्ट से हो रहा है कि वेस्ट से हो रहा है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा वो अपने राइट से ही डिफ्लेक्ट करेगी। चलो, नहीं समझ में आया ना, देखो इस डायग्राम से समझो। इस डायग्राम में हमने देखा कि ये जो हवा है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से हो रहा है, इसको चलना चाहिए था ऐसा, तो इसका राइट क्या हो गया, ये ऐसे चली। फिर अगर हमने देखा कि इसका ओरिजिन वेस्ट से हुआ, वेस्ट में चलना इसको ऐसे था, पर वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो गई, तो बस इतना ध्यान रखो कि जिस भी डायरेक्शन से हवा चलना चालू होगी वो उसके राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। या नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखना कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर एयर डिफ्लेक्ट होती हैं अपने राइट। हाँ, और लेफ्ट में कहाँ पर होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में वो हमेशा अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होंगी। वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई एयर इनटू 3 प्लेनेटरी विंड, पेरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स। 3 टाइप की विंड होती है, प्लेनेटरी, पेरियोडिक और लोकल। पहले हम लोग प्लेनेटरी पढ़े, पहले देखेंगे हम स्टूडेंट प्लेनेटरी विंड। सम विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कुछ विंड ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही हैं पूरे साल। इन विंड्स को हम प्लेनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, या परमानेंट विंड्स भी बोल सकते हैं। परमानेंट विंड्स
प्लानिटरी विंड, प्रिवेलिंग विंड्स, ये जो विंड होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इनका जो ओरिजन है वो परमानेंट हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से होता है। ये जो हमारी अर्थ के ऊपर जो बेल्ट है इनका ओरिजन इनकी वजह से ही होता है। किनका ओरिजन किनकी वजह से होता है? जो प्लेनेटरी विंड है इनका ओरिजन किसकी वजह से होता है? प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है। इसके 3 टाइप हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। पहले ट्रेड विंड्स देखते हैं। स्टूडेंट, जो ट्रेड विंड्स हैं ये हमेशा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में। ये हमने डायग्राम में बहुत अच्छे से देखा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ आएंगी, कहाँ से आएंगी? सब ट्रॉपिकल हाई से आएंगी। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और इसका ये अपोजिट हो जाएगा साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो डायरेक्शन जरा ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल नदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ से? दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगी। पर वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगी। दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। देखिए देखो इनका ओरिजिन हो रहा है, ये है नॉर्थ और ये ईस्ट। तो कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से इनका ओरिजिन हो रहा है। और जा किसकी तरफ रही है बच्चा? ये है हमारा साउथ और ये है हमारा वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ। आगे बात समझ में? नदर्न हेमिस्फीयर में। आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये रहा वेस्ट और ये रहा आपका साउथ। तो ये ओरिजिनेट कैसे हो रही है स्टूडेंट? ये रहा ईस्ट, साउथ ईस्ट से इनका ओरिजिन हुआ और ये जा किसकी तरफ रही है बेटा? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आगे बात समझ में? उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहाँ से कहाँ तक जाती हैं बच्चा? वेस्टर्लीज ब्रो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ जा रही है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में। दे ब्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट से जाएंगी नॉर्थ ईस्ट तक, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर में। चलो देखें हम। डायरेक्शन हमेशा याद रखा करो स्टूडेंट। ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये हमारा साउथ मान लीजिए। देखो इनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ? नॉर्थ वेस्ट में इनका ओरिजिन हुआ। और जा किसकी तरफ रही है? जा किसकी तरफ रही है? सॉरी 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 बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? साउथ वेस्ट से ओरिजिन हो रहा है ना। साउथ वेस्ट से ओरिजिन हुआ और जा कहाँ रही है? नॉर्थ ईस्ट। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखें, इस हेमिस्फीयर में देखें तो ओरिजिन कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? ओरिजिन हो रहा है, सॉरी, ओरिजिन हो रहा है इनका साउथ ईस्ट में और जहाँ का आ रही हैं नॉर्थ वेस्ट। अरे भाई ये तो हमने क्या पढ़ लिया? ये तो हमने कौन सी विंड देख ली, जबकि हमें ये तो देखना नहीं था। हमने कौन सी विंड देख ली बच्चा? हमने देख ली ये वाली, जबकि हमें देखना था ये। तो इसका ओरिजिन देखो स्टूडेंट कहाँ से हो रहा है? ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ये ओरिजिनेट हो रही है और जा किसकी तरफ रही है? साउथ ईस्ट की तरफ। ज़रा ध्यान रखना, मैंने जो विंड को दिखाई ये रॉन्ग थी। हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को तो पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। अब हमको ये वाली विंड्स को डिस्कस करना था। तो ये वाली विंड्स का ओरिजिन कहीं नॉर्थ वेस्ट में होता है और जाती हैं साउथ ईस्ट की तरफ। आई बात समझ में? चलो डायग्राम में तो मैंने स्टूडेंट कंफ्यूज कर दिया आपको, वो छोड़ दो डायग्राम। अभी तो यहीं पर देखो कि दे ब्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्ट तक चलती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर साउथ ईस्ट तक चलती हैं। लर्न कर लेना ये। Thus they are called साउथ वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज। इन्हें क्या बोलते हैं हम? साउथ वेस्टर्लीज या नॉर्थ वेस्टर्लीज। क्योंकि कहीं ना कहीं ओरिजिन की जो डायरेक्शन है वो देखो यहाँ पर भी वेस्ट में ही, साउथ में ही ओरिजिन हो रही है, और यहाँ पर भी कहाँ पर?
नॉर्थ वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है, इसके लिए इसका नाम हमने साउथ वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज रखा है। ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा, क्योंकि दोनों के ओरिजिन में वेस्ट और वेस्ट है, इसलिए हमने साउथ वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज बोला है, क्योंकि ओरिजिन दोनों का एक का साउथ वेस्ट में हो रहा है, एक का नॉर्थ वेस्ट में हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन में तो हो रहा है ना, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्लीज और साउथ वेस्टर्लीज। चलो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैंड मासेस इन सदर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन 40 to 60 डिग्री, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो बच्चा 40 से 60 डिग्री में लैंड मासेस थोड़े से कम हैं। द वेस्टर्लीज ब्लो एट ग्रेट स्पीड, इसलिए वेस्टर्लीज बहुत तेज़ी से चलती हैं, इसीलिए इन्हें रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s भी बोला जाता है, एंड सर्चिंग 60s। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं ये नाम से ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लैंड मास नहीं है, अब लैंड मास नहीं है तो ये बहुत तेज़ी से चलेंगी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैंड मासेस इन सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस कम है, तो ये जो स्पेशली बिटवीन 40 से 60 तक तो है नहीं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और सर्चिंग 60s। ठीक है, चलो, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे इनके डिफरेंट नाम होंगे। 40 पे इसे रोरिंग 40s बोलेंगे, 50s पे फ्यूरियस 50 और 60s पे सर्चिंग 60s। चलो, ना पोलार विंड्स, अगर हम पोलार विंड्स की बात करें स्टूडेंट्स, चलो तो पोलार विंड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट ये वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, क्यों जो लंबा हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है।